हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म 2। टर्म 2 में हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट है रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन से, ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि एक तो आपने रिफ्लेक्शन पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसमें मिरर फार्मूला आ जाता है, स्फेरिकल मिरर्स आ जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक्स मैं अभी बाद में करवाऊंगा। पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तुम्हें एग्ज़ाम्स में। तो हमारा ये आज का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन होती क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन करेंगे, कितने तरह की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट भी होती है, एब्सोल्यूट डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और एक विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में आज के इस लेक्चर में करेंगे, और धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनोगे और साथ साथ नोट्स बनाओगे, देखो नोट्स बनाना है तो वीडियो को पॉज कर लो, जैसे एक स्क्रीन हमारी कंप्लीट हो जाती है डेरिवेशन के लिए, तो आप वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और जितना भी तुम्हारी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है मैटर उसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। वैसे भी पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इसके अलावा आपको जो नोट्स हैं वो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आप नोट्स अपने प्रॉपर बनाइए, और इस बार डेरिवेशंस भी आनी है और साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, सारा कुछ आना है एग्ज़ाम में। तो बड़े डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम भी कम है। तो लेट अस स्टार्ट अवर टर्म 2। तो लेट अस स्टार्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी बच्चों, डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ आपके साथ जो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। जैसे मान लो एक बीकर है हमारे पास, उस बीकर में कुछ पानी भरा हुआ है, वाटर है। बीकर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। उसमें आपने एक कॉइन फेंक दिया यहाँ पे, ठीक है। सेम तरह के दो बीकर्स हैं, कॉइन फेंक दिया ऐसे। इस पे भी वही कॉइन पड़ा हुआ है, एक खाली है और दूसरा पानी से भरा हुआ है। तो अगर आप साइमल्टेनियसली यहाँ से बड़े ध्यान से इसको भी देखो, इसको भी देखो, तो यू विल सी कि इसकी डेप्थ ज़्यादा है, वो जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है। अगर आप यहाँ से इसकी गहराई को मेज़र करेंगे, अपने दिमाग में मेज़र कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि कितना नीचे वो पड़ा हुआ है, तो ये वाली जो उसकी डेप्थ है उसको बोल देंगे रियल डेप्थ, जो एक्चुअली कितना नीचे पड़ा हुआ है इस हाइट से, वो ज़्यादा लगेगी। लेकिन इस केस में ये जो कॉइन है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, अपनी हाइट एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। ये जो इफेक्ट है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण आता है, क्योंकि लाइट जो है वो इस सरफेस से ऐसे निकली है, ऐसे इस तरह से गई है। जैसे मान लो यहाँ पर वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसे लाइट गई है और कुछ इसमें बेंडिंग हो जाती है। जब लाइट एक मीडियम से, मीडियम 1 मान लेते हैं इसको, मीडियम 2 में जाती है, तो वहाँ लाइट रे ना अपने एक्चुअल पाथ से, ये इसका एक्चुअल पाथ था ये वाला, वहाँ से बेंड हो जाती है। किधर बेंड होती है, कैसे बेंड होती है, इसके बारे में बात करेंगे। बट दिस थिंग इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और भी इसके बहुत सारे फिनोमिना हैं। एक पानी के ग्लास में अगर हम एक पेंसिल डाल दें, ऐसे मान लो इसमें आपने एक पेंसिल डाल दी इस तरह से, तो वो पेंसिल भी यहाँ से ब्रोक कर नज़र आती है। जहाँ पर वो पानी के अंदर एंटर करती है वहाँ से टूटी हुई नज़र आती है। तो इसीलिए वहाँ से ब्रोकन नज़र आती है कि लाइट रेज जो ऊपर से आ रही हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे हमारी आइज़ के अंदर जा रही हैं, और जो नीचे से आ रही हैं वो डिफरेंट एंगल्स पे जा रही हैं। तो वो इस वजह से वहाँ पर लाइट की बेंडिंग हो रही है, इसलिए वो टूटी हुई नज़र आती है। तो दिस इज़ अनदर इफेक्ट रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे और फिनोमिना है। हॉट समर डे पे, अगर हम हॉट समर डे पे कहीं घूम रहे हैं, तो क्या होता है कि अगर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है लाइक दिस ट्री, आप काफ़ी दूर हो, यहाँ से आप देख रहे हो ये काफ़ी दूर है, मतलब ऑब्जर्वर इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या नज़र आता है, उसको इस ट्री की रिफ्लेक्शन, इस ट्री की रिफ्लेक्शन नीचे नज़र आती है। उसको ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ पानी है, वाटर है यहाँ पर, और उस पानी का आभास होता है और ऐसे लगता है कि वो ट्री की रिफ्लेक्शन है। बेसिकली ट्री की रिफ्लेक्शन नज़र आती है, इसलिए लगता है कि वहाँ पे पानी है। तो इस इफेक्ट को मिराज बोलते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक इल्यूजन है। तो मिराज जो इफेक्ट है ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। और एक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, दैट इज एक्चुअली द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अगर हम नाइट स्काई में देखें, ऐसे बहुत सारे स्टार्स होते हैं नाइट स्काई में, तो यहाँ से अगर अर्थ से कोई बंदा उनको देख रहा है,
स्टार्स को, इसको देख रहा है, तो उसकी पोजीशन में शिफ्ट होता है। जैसे रात को देख रहे हो आप कोई तारा, आपको नज़र आया, ध्यान से देख रहे हो, आपको लगता है गायब हो गया, वहाँ से, वहाँ है ही नहीं है। फिर आफ्टर 1 और 2 सेकेंड्स दोबारा आप ध्यान से देखते हो, आपको नज़र आता है। तो एक्चुअली उसकी जो पोजीशन है उसमें अप एंड शिफ्ट होती रहती है। कभी यहाँ नज़र आता है, कभी यहाँ नज़र आता है, कभी यहाँ नज़र आता है, एक जगह पे ना स्थिर नहीं रहता। तो वो इसी कारण होता है क्योंकि जो लाइट है यहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर्स को ट्रैवल करके ऐसे वैक्यूम में जा रही होती है, तो ऐसे बेंड बुंड होके जाती है, तो उसमें थोड़ी सी डेंसिटी चेंजेस की वजह से ये जो इसकी अप एंड पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। तो एक बड़े लेवल पर ये कुछ फिनोमिना हमने डेली लाइफ में लोगों ने ऑब्जर्व किए और फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। लेट अस डिफाइन व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो इफ यू वांट टू डिफाइन इट, तो इट इज bending of light from its actual path when it goes from one medium to another। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कैसे ये रिफ्रैक्शन होती है या क्यों होती है। देखो, जो लाइट है ना, इट इज EM वेव, ये हमने ऑलरेडी बात करी है। इसकी कुछ स्पीड होगी, वेव है तो वेवलेंथ होगी, वेव है तो फ्रीक्वेंसी होगी। ये चीज़ें लाइट के साथ एसोसिएटेड है। स्पीड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड भी है, बट यहाँ पर हमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, इन तीन चीज़ों को डिटेल में देखना है कि ये क्या होता है इनके साथ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। देखो, हमें पता है कि लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मैक्सिमम। इससे ज़्यादा स्पीड पर लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। जितनी वैक्यूम इसकी स्पीड है, जैसे मान लो सन से लाइट अर्थ तक आ रही है ना, सन को इमेजिन करो और वहाँ से लाइट अर्थ तक आ रही है, तो जो खाली स्पेस है, वैक्यूम है, वहाँ पे एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे लाइट सबसे फास्ट आती है। इस स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से कोई ऑब्जेक्ट इस दुनिया में चल ही नहीं सकता, इस यूनिवर्स पे चल ही नहीं सकता। ये हमने ऑलरेडी अभी तक फाइंड कर लिया हुआ है कि लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, स्मॉल c, एंड दैट इज गिवन बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो फैक्टर है, ये मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में से भी कैलकुलेट किया और लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके भी इस स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के अंदर कैलकुलेट किया। तो ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, तो ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ पर एक मीडियम है, ये वैक्यूम है, तो लाइट जो है ऐसे किसी स्पीड के साथ आई, वैक्यूम से तो c स्पीड से चल रही है ना, ये वेव है। मैं वेव के हिसाब से पहले आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से लाइट की वेव आ रही है और ये मीडियम के साथ टकराई। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस है, यहाँ कुछ नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें हैं। और लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अंदर एंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, एंड देयर आर सो मेनी चार्ज पार्टिकल्स। तो लाइट उन चार्ज पार्टिकल्स पे कुछ फोर्स लगाती है, चार्ज पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो लाइट जो है जब मीडियम में से निकलती है तो उसकी जो स्पीड है बच्चों थोड़ी सी कम हो जाती है। स्पीड डिपेंड करेगी इस मीडियम की डेंसिटी के ऊपर, ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली हम बोलते हैं, उस पर डिपेंड करेगी कि वो स्पीड कितनी कम होती है। तो लेट अस सपोज जब लाइट इस मीडियम में चली गई तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी थोड़ी सी, एंड दैट स्पीड इज v। बाहर स्पीड c है, अंदर स्पीड v है,
तो अगर हम यहाँ देखना चाहें कि कितना चेंज आया स्पीड में, तो हम ये रेशो निकाल सकते हैं C/V। दिस इज द रेशो। दिस रेशो विल टेल यू कि लाइट कितनी ज़्यादा स्लो डाउन हुई है। जितनी बड़ी ये रेशो आएगी उतनी लाइट ज़्यादा स्लो डाउन हुई है, ठीक है, क्योंकि C तो मैक्सिमम है और V उसके अंदर कोई अलग से स्पीड है, उस मीडियम पे डिपेंड करेगी वो कितनी होगी। पानी में V डिफरेंट हो सकता है, ग्लास में V डिफरेंट होगा, ऑयल में V डिफरेंट होगा, हर किसी मीडियम के लिए डिफरेंट होगा। तो ये जो रेशो है, ये रेशो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको N से डिनोट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम से पता चल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि एक ऐसा पैरामीटर जो हमें बताए कि कितनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुई है लाइट की। एब्सोल्यूट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, जब दूसरा मीडियम कौन सा है, वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब लाइट की स्पीड जो है बच्चों वो चेंज हो चुकी है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई। अब हम बात करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ वेव, उसको न्यू से डिनोट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स मतलब, क्योंकि वैसे मैंने बताया आपको ना ईएम वेव्स के चैप्टर में कि बेसिकली लाइट जो है या कोई भी ईएम वेव है वो ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के कारण प्रोड्यूस होती है। और चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेशन कितनी ज़्यादा स्पीड पर और कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर हो रही है, उसी से लाइट की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो तो डिपेंड ही नहीं करती कि मीडियम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है इन रिफ्रैक्शन। ये सारे पॉइंट ना समझ लो, याद नहीं करने पड़ेंगे कभी भी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों, लाइट की फ्रीक्वेंसी व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमारे पास एक रिलेशन है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, वो रिलेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। वो रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू न्यू टाइम्स लैम्डा। ये मैंने वेव के चैप्टर में भी आपको करवाई थी कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। कहाँ से आती है रिलेशन, थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। देखो ये आती है यहाँ से, मान लो ये लाइट की वेव का एक साइकिल है, लैम्डा उसकी वेवलेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट को चलने में कैपिटल T टाइम लगा, टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि ये एक तरह का डिस्टेंस है लैम्डा, डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये 1/t इज फ्रीक्वेंसी, न्यू लैम्डा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हमने ये देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बट उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, C से V बन गई। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी इज ए कांस्टेंट बट स्पीड चेंज हो गई। कैसे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये तभी सेटिस्फाई होगी जब इधर से लैम्डा भी उतना चेंज हो जाएगा। मतलब जब लाइट की रिफ्रैक्शन होती है तो दो चीज़ें चेंज होती हैं, एक तो उसकी स्पीड, स्पीड क्यों चेंज होती है, ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ द मीडियम। जैसे आप एक खाली रोड पे चल रहे हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा है, लॉकडाउन में आप एक्टिवा चला रहे थे खाली रोड पे तो ज़्यादा स्पीड से जा रहे थे कहीं पर भी, लेकिन अभी जैसे सड़कों पे ट्रैफिक हो गया तो आपकी इंटरेक्शन हो सकती है उनके साथ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसमें जब आप जाओगे रोड पे, ट्रैफिक वाली रोड पे, तो उसमें आपकी स्पीड ऑब्वियसली कम रहेगी। तो वो सेम चीज़ है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई वो मीडियम थोड़ा सा डेंसर है एज कम्पेयर टू दिस, जिसको बोल देते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब है कि उसमें लाइट की स्पीड कम होने वाली है, ठीक है। तो उस मीडियम में जाते ही लाइट की स्पीड C से V हो गई। तो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है दैट बिकम्स, देयरफॉर V बिकम्स, देखो यहाँ से V लिखना है मुझे, C/n। मतलब एक्चुअल स्पीड C थी लेकिन वो n के फैक्टर से कम हो जाती है। n इज द पैरामीटर रिलेटेड विद द मीडियम, जितनी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उस मीडियम की उतनी लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड डिक्रीज होगी। देयरफॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, वेवलेंथ भी फिर कम होनी चाहिए क्योंकि स्पीड कम हुई है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय n। उतने ही पैरामीटर से, उतने ही फैक्टर से लाइट की वेवलेंथ भी कम हो जाती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट।
तो ये रिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ उसकी जो स्पीड है और जो वेवलेंथ है वो दोनों कम हो जाती है। यहाँ पर लैम्डा वी क्या है? लैम्डा वी इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्डा एम इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, c is the speed of light in vacuum, v is the speed of light in medium. So let me write on the next sheet. So I am defining the absolute refractive index n is equal to c by v is equal to lambda vacuum upon lambda medium. ये फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से पता चलेगी। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आप स्पीड निकालना चाहते हो तो v ऊपर ले जाओ, n नीचे ले आओ। आप लैम्डा निकालना चाहते हो, लैम्डा ऊपर ले जाओ, n नीचे ले आओ। ठीक है, एक एग्जांपल देखो। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इन ए मीडियम और इन ग्लास इज दिस। ठीक है, ये मीडियम के अंदर है। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इज इक्वल टू c बाई वी। c होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ये दोनों कैंसिल हो गए। 3 बाई 2 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आ गए। चलो दूसरी एग्जांपल। द वेवलेंथ ऑफ लाइट बिकम्स 4000 angstrom when it goes in a medium of refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फाइंड इट्स लैम्डा इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो, ये मीडियम के अंदर दी गई है वेवलेंथ और वैक्यूम वाली आपको फाइंड करनी है। तो n इज इक्वल टू लैम्डा वी बाय लैम्डा एम। वही जो c बाय वी याद रखोगे ना, तो ऊपर वैक्यूम है नीचे मीडियम है, ऐसे ही इसमें भी ऊपर वैक्यूम है नीचे मीडियम है। तो आपने वैक्यूम वाली निकालनी है। वैक्यूम वाली वेवलेंथ है n टाइम्स लैम्डा एम, तो मीन्स 1.5 टाइम्स 4000 एंगस्ट्रॉम। 3 बाई 2 12, हाँ, तो ये हो गया 6000 एंगस्ट्रॉम। मतलब उस लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम के अंदर ये थी, बट जब वो मीडियम के अंदर चली गई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 थी तो वो 4000 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो इस तरह से वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाती है और स्पीड भी डिक्रीज कर जाती है व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू एनी अदर मीडियम। वो एनी अदर मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 1 होती है, वैक्यूम जैसी होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स नहीं होते। ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, इन सब की अपनी अपनी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ। जैसे वाटर के लिए 4/3 है, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बता रहा हूँ। ग्लास के लिए 3/2 है। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन दोनों की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलिए एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे और इम्पोर्टेंट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके काम आएंगे। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमेशा 1 से बड़ा रहेगा ये फैक्टर। कौन सा वाला? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैं बार बार एब्सोल्यूट यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी डिफाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, एब्सोल्यूट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे बड़ी होती है, उससे बड़ी स्पीड तो हो ही नहीं सकती किसी भी मीडियम में। तो ये ऊपर वाला फैक्टर हमेशा बड़ा है, ये हमेशा v से बड़ा है, तो इसका आंसर हमेशा 1 से बड़ा आएगा हमेशा। लैम्डा भी मैक्सिमम होगी और वैक्यूम के अंदर, और स्पीड ऑफ लाइट भी मैक्सिमम होगी वैक्यूम के अंदर फॉर द गिवन सोर्स। ठीक है, ये बात है। चलिए, तो ये है। अब एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डालूं कि भाई एक लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वो किसी मीडियम में चली गई जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब आप बताओ कि उस मीडियम में जाके उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। याद रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो वो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी
of light remains same in during रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? लेट अस टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी अगेन। फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। वो सोर्स पे डिपेंड करते हैं। दोबारा मैं एग्जांपल आपको फिर से बता रहा हूं ताकि आप फंडा मत भूल जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है ये कि मान लो यहाँ पर एक वेव है ना, वेव उसको जनरेट करने के लिए चार्ज पार्टिकल ने ऑसिलेट करना है। एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। जितनी ज्यादा स्पीड से, स्पीड बोल दिया, गलत बोल दिया, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से, मतलब जितनी फास्ट ये ऑसिलेट करेगा, धीरे धीरे कर रहा है तो जो वेव जनरेट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये फास्ट होगा तो वेव की फ्रीक्वेंसी भी जो जनरेट होगी वो ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। वो मीडियम के साथ नहीं है उसका कुछ लेना देना, क्योंकि वो तो बेसिकली है कि एक सेकंड में ये कितनी बार ऊपर नीचे चला गया, ऑसिलेट कर गया। अगर ये एक सेकंड में 1000 बार ऑसिलेट कर गया तो 1000 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो वेव निकल आएगी। अगर ये एक सेकंड में 10,000 बार ऐसे ऑसिलेट कर जाए फटाफट तो 10,000 हर्ट्ज, 10,000 हर्ट्ज, या आप बोल सकते हो 10 किलो हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी लाइट की। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, साइकिल्स उतनी ही तेजी से आते रहते हैं। बस चक्कर क्या पड़ता है? चक्कर ये पड़ता है कि थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड के कम होने से वो कम डिस्टेंस कवर कर पाती है। तो फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। याद रखना, ठीक है? इसके साथ दिमाग में रखने हैं सारे पॉइंट, रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो नाउ अभी कितने 10-5 मिनट हैं, तो मैं फटाफट ना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो हैं उनको स्टेट कर देता हूँ, दोनों स्टेटमेंट्स, और फिर वहां से हम डिफाइन करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होती है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू हो सकती है। हाँ जी, तो चलो पहले बात रिलेटिव की ही कर लेते हैं। तो एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ जी बच्चों, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि जो दो मीडियम है उनमें से वैक्यूम कोई नहीं होता, वो दो मीडियम कोई भी मीडियम हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास एक बीकर है, दिस इज ए बीकर, इसमें हमने पानी भर दिया, बट इस बीकर का जो कांच है वो खुद ही बहुत मोटा है, लाइक दिस। इसका जो ग्लास है ना, काफी थिक ग्लास है, तो ये सारा ग्लास है। अब लाइट जब यहां से आएगी, ये एयर है ऊपर, लाइट ऐसे आई, एक मीडियम से पहले एयर से ग्लास में गई, कुछ हुआ इसके साथ, फिर ग्लास से किसी दूसरे मीडियम में चलेगी, कुछ और हुआ इसके साथ। ये क्या हो रहा है, किधर बेंड हो रही है, ये अभी हम लॉज में डिफाइन करेंगे कैसे एंगल डिसाइड होते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। तो ये लाइट ऐसे जा रही है ना, तो बेंड होती रहेगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बेंड होगी। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो एयर है ना, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोला जाएगा इसको, रेयरर। अगर 3 मीडियम है ना, तो तीनों में से ये रेयरेस्ट है, सबसे कम जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू एयर डेंसर मीडियम है, इसको बोलेंगे। बार बार ऑप्टिकली नहीं लिखा जाएगा जब हम करेंगे चैप्टर, पर स्टार्टिंग में मैं बताना चाहता हूँ कि इसका डेंसिटी, जो मास डेंसिटी होती है, मास पर वॉल्यूम, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास इस तरह की भी लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है बट दे आर ऑप्टिकली रेयर। तो ये वाला मीडियम मान लो वाटर है, तो वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू एयर, ठीक है? अगर हम एयर से के कंपेरेटिव में इसको बात करें तो ये डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये पानी है, यहां लिख लेते हैं पानी। ग्लास, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो वाटर से भी ज्यादा डेंसर है, ठीक है?
अगर आप वाटर को विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताना चाहते हो कि पानी जो है वो ग्लास के विद रिस्पेक्ट टू डेंसर है या रेयर है, तो ऑब्वियसली उसमें लाइट जो है वो ज़्यादा स्पीड से चलती है, ये हमें पता है। तो दिस इज ऑप्टिकली रेयर एज कंपेयर टू ग्लास। तो ये कहानी है कि हम मीडियम्स को इस तरह कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मान लो दिस इज योर मीडियम 1, बाकी सब भूल जाओ, एयर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। तो इफ यू वांट टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, आप ये चीज़ लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, n1 बाई n2। ठीक है, ऐसे रेशियो ये बनेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज n1 बाई n2। इसके लिए सिंबल अलग अलग तरह के सिंबल है, n1 2 लिख देते हैं, 1 की विद रिस्पेक्ट टू 2, ये सिंबल ही लिखा मैंने अभी सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा। और भी सिंबल्स हैं, अगर इन टर्म्स ऑफ म्यू लिखना चाहते हो तो μ1 बाई μ2 भी लिख देते हैं, इसको मैं और डाल देता हूँ। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये +2 में बहुत यूज होता है। 1 यहाँ लिखते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, बट जब आपने इसको खोलना है तो यही बनेगा, 1 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर दूसरे की पहले के विद रिस्पेक्ट टू लिखनी है तो उसके लिए हम पहले रेशो लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, इसके लिए ये सिंबल भी यूज होता है। या यू कैन राइट μ2 बाई μ1, वो तो जस्ट n की जगह म्यू लिखा है, बट ये वाला सिंबल भी यूज होता है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब ये दोनों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर वैक्यूम नहीं लिया, हमने जो 2 मीडियम लिए हैं वो दोनों मीडियम अदर देन वैक्यूम है, एक ग्लास है एक वाटर है। अब जैसे मैं बात करूं कि हमें पता है कि ग्लास की जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μg, दैट इज 3/2। वाटर की जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 4/3। एब्सोल्यूट मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, हमें पता है ये वैल्यूज। अगर हम अब निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा? ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये याद रखना, ग्लास नीचे लिखा है, W ऊपर लिखा है, तो ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये बनेगा μg बाय μw। μg है 3/2, μw है 4/3, ऐसे लिखा जाएगा। 3 के साथ 3 ऊपर आ जाएगा, 9/8, तो ये आ गया 9/8। देखो 1 से बड़ी आई है ये, अगर ये 1 से बड़ी आ गई है मतलब ग्लास जो है वो डेंसर है और जो वाटर है वो रेयर है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लास की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब देखो सेम क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आप ऐसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर ये चीज़ आप लिखनी चाहते हो तो वो बनेगा μw बाय μg। वाटर ऊपर लिखना है, ग्लास नीचे लिखना है। μw इज 4/3, μg इज 3/2, सॉल्व करके हो गया 8/9। तो ये आंसर देखो 1 से छोटा है, जो 1 से छोटा आ गया मतलब ये रेयर है, ये डेंसर है। ठीक है, और अगर 1 से बड़ा आंसर आ गया जैसे ये, तो मतलब ग्लास डेंसर था और वाटर रेयर है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट कैन बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो लास्ट नोट ऑफ today's lecture, μ21 कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन 1। बस ये इतना सा नोट, बस ये इतनी सी कहानी, इसको याद रखना है कि ये कम ज़्यादा हो सकता है 1 से।